अस्सलाम वालेकुम। आज लिटरेरी क्रिटिसिज्म में बात करेंगे द मोस्ट फेमस सर्वाइविंग वर्क ऑफ पोइटिक्स, जिसको लिखा था अरिस्टोटल ने। अगर अरिस्टोटल की बात की जाए तो अरिस्टोटल वाज बोर्न इन 384 BC इन मैसिडोनिया में ये पैदा हुआ था। ये एक मुल्क का नाम है 384 BC में, ठीक है। और ये अलेक्जेंडर द ग्रेट, एक दुनिया का बादशाह गुजरा, उसका टीचर था। फिर ये जो अफलातून या प्लेटो है उसका ये शागिर्द था, ठीक हो गया। उसके बाद अगर ये बात की जाए तो उसने प्लेटो की एकेडमी में 20 साल तक पढ़ा था, ठीक है। ही वॉज़ ग्रेट फ़िलासफ़र एंड क्रिटिक, और ये फ़िलासफ़र था और एक बहुत अच्छा क्रिटिक भी था। और अगर उसकी लाइफ की बात की जाए तो उसकी लाइफ को 3 फेजेज़ में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट फेज़ में ये प्लेटो की एकेडमी में रहा, ठीक है, फॉर 20 ईयर्स एज आई हैव ऑलरेडी मैंशनड। दूसरा फेज़ इसकी ज़िंदगी का वो है जब ये एथेंस से चला गया था। और एथेंस से ये गया कहाँ पे था, ये अलेक्जेंडर द ग्रेट को पढ़ाने के लिए गया था। ओके, उसको मुल्क कैसे संवारना है, ये चलाना है, ये सिखाने गया था। फिर तीसरा फेज़ इसका शुरू होता है जब ये एथेंस में वापस आता है और द स्कूल ऑफ लेसियम ये बनाता है। फिर इसकी ज़िंदगी का आखिरी साल शुरू होता है 322 BC, जब इसकी डेथ हो जाती है, ठीक हो गया। ये इसके बारे में बेसिक और की फैक्ट्स से। अब हम बात करेंगे इसकी मज़ीद, यानी इसके अरिस्टोटल के जो वर्क्स हैं उनके बारे में। ओके, अरिस्टोटल के वर्क्स को आम तौर पर आप 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो, ठीक हो गया, 3 काइंड्स में डिवाइड कर सकते हो, जिसमें आप ये समझ लें कि लिटरेरी एसेज इसने लिखे हैं, ठीक है, नंबर 1 पे। नंबर 2 पे स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी कॉन्स्टिट्यूशंस लॉज के बारे में इसने लिखा है, कवानीन के बारे में लिखा है। और तीसरी जो इसकी टाइप है वो ट्रीटाइज टू इंटेंड फॉर लेक्चर्स, या फिर इसने ट्रीटाइज लिखे हैं जिनका मकसद लेक्चर्स देना था, किताबी सूरत में पब्लिश करना था ही नहीं। फिर उनकी इसकी फेमस वर्क्स में एक फ़िज़िक्स आती है, मेटाफिज़िक्स, फिर पॉलिटिक्स, रिटोरिक्स, और लास्ट में द मोस्ट फेमस पोइटिक्स। ये इसकी फेमस आप कह लें वर्क्स हैं। और ये भी याद रखिएगा जो सर्वाइविंग वर्क है जस्ट वो पोइटिक्स है, और पोइटिक्स भी फुल फॉर्म में नहीं है, इसका काफ़ी हिस्सा लॉस हो चुका है, ज़ाय हो चुका है, इसका कुछ हिस्सा बाकी है। तो ये था इसके बारे में, और मेन और बेसिक पॉइंट्स इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs बन सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अरिस्टोटल जैसे महान फ़िलासफ़र को, एक बहुत बड़े ग्रेट फ़िलासफ़र को पोइटिक्स जैसी बुक क्यों लिखनी पड़ी थी। बेसिकली हुआ कुछ यूँ था कि अरिस्टोटल का टीचर जो था ना प्लेटो, उसने पोइट्री पर अटैक किया था, ठीक है। पोइट्री पर अटैक किया था उसने इंटेलेक्चुअल ग्राउंड पे, फिर मोरल ग्राउंड पे, फिर लास्ट में इमोशनल ग्राउंड पे। ये 3 तरह से उसने अटैक किया था। इंटेलेक्चुअल बेस पे उसने कहा था कि पोइट्री जो है वो दुनिया के जो शऊर की कॉपी है, इसकी अपीयरेंस है, इसमें जो पोइट होता है उसको ट्रूथ का नॉलेज है ही नहीं, यानी उसको सच का पता ही नहीं होता, वो जस्ट इमिटेट करता है, कॉपी करता है चीज़ों को, ठीक है। और इसने ये भी कहा था कि पोइट्री इज़ थ्राइस रिमूव्ड फ्रॉम द रियलिटी। अगले जो इसने अटैक किया था वो इसने कहा था कि ये मोरल ग्राउंड पे पोइट्री जो है उसका इन्फ्लुएंस होता है सोसाइटी पे, और ये लोगों को मॉरली परेशान करता है, डिस्ट्रॉय करता है उनके इमोशंस को। एंड देन इसने कहा था कि ये उसके जो इमोशंस होते हैं इंसान के, उनको भड़काता, उसको वाटर एंड फीड करता है, और उसकी डिज़ायर जो है उसको बढ़ाता है, और डिज़ायर के तौर पे ये लोगों को ख़राब करता है। ओके, ये थे बेसिकली पॉइंट्स जिसकी बेस पे उसको पोइटिक्स लिखना पड़ी थी। अब याद रखने की चीज़ ये है कि पोइटिक्स के 26 चैप्टर्स हैं, और इन 26 चैप्टर्स को 6 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला ये है कि चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक। चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक ये बताता है कि मेन ट्रीटाइज, उसका नेचर और इंट्रोडक्शन क्या है। फिर पोइट्री की डिफरेंट काइंड्स को डिस्कस करता है। फिर उसमें इमिटेशन के आर्ट को ये समराइज़ करता है अरिस्टोटल। फिर हमें एक आउटलाइन देता है कि पोइट्री का ओरिजिन कहाँ से हुआ था। फिर इसकी डेवलपमेंट के बारे में बात करता है, मेन फॉर्म्स के बारे में बात करता है। फिर ये ट्रेजेडी और कॉमेडी के बारे में बात करता है। याद रखने का पॉइंट ये है कि इसके अंदर कॉमेडी का पार्ट जो वो मिस है, मोस्टली ये बात करता है ट्रेजेडी के बारे में। फिर चैप्टर नंबर 6 से लेके 9 तक ट्रेजेडी की डेफिनेशन करता है ये, फिर उसके एलिमेंट्स को डिस्कस करता है, फिर मेजर पोर्शन को
डिस्कस करता है अकॉर्डिंग टू द प्लॉट। ठीक हो गया। तो फिर इसके बाद चैप्टर नंबर आता है 20 से लेके 22 तक। इसके अंदर ये डिस्कशन करता है डिक्शन के बारे में। ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 23 अलग से है, जिसके बारे में ये नैरेटिव पोइट्री के बारे में डिस्कस करता है। फिर उसको दूसरे जो पोइट्री की टाइप्स हैं उसके साथ डिस्कस करता है, उसके साथ इसको कंपेयर करता है। फिर चैप्टर नंबर 24 एंड 26 में ये एपिक के बारे में बात करता है, और इसमें ये कंसिडर करता है कि रिलेटिवली ये दोनों यानी एपिक पोएम और ट्रेजेडी जो है ये सुपीरियर हैं, इनका मेरिट बड़ा हाई है। और फिर इनके ट्रीटमेंट के बारे में बात करता है और इनके कंसाइज मीनिंग के बारे में ब्रीफ सी डिस्कस करता है। फिर लास्टली चैप्टर नंबर 25 है, उसके बारे में बात करता है कि जो ओवरऑल प्रॉब्लम्स और प्रिंसिपल हैं पूरी बुक के अंदर, उसके बारे में ये क्रिटिकली उनके प्रॉब्लम को इवेल्यूएट करता है, उनको एनालिसिस करता है और उनका सलूशन देता है। ठीक हो गया। ये था सारा ओवरऑल एक जिस तरह इसको पार्ट्स में डिवाइड करके किस तरह उसके अंदर चीज़ों को डिस्कस किया गया है। अब हम जो इसने डिस्कस किया सारा कुछ उसको ब्रीफ सा टच सा करते हुए जाएंगे कि ये चीज़ें हमें क्लियर हो जाएं। सबसे पहले ये बात करता है इमिटेशन के बारे में। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल इमिटेशन इज़ ट्रूली क्रिएटिव एक्टिविटी। ये क्रिएटिव एक्टिविटी उसको कहता है। फिर कहता है इमिटेशन इज़ द कॉमन प्रिंसिपल ऑफ ऑल आर्ट्स। ठीक है। जो भी आर्ट आप अपनाना चाहेंगे उसमें इमिटेशन मस्ट होता है, ये अरिस्टोटल कह रहा है। फिर तीसरी बात ये करता है इमिटेशन इज़ कॉपीइंग द एक्शन ऑफ समवन। ये उस एक्शन की कॉपी होता है। और ये याद रखने की बात है इमिटेशन इज़ ट्रांसलेशन ऑफ माई मैसेज, जो कि ग्रीक वर्ड है। ठीक है। ग्रीक वर्ड माई मैसेज है, उसको एज इमिटेशन अरिस्टोटल ने यूज़ किया था, और फिर इससे पहले प्लेटो भी यूज़ कर चुका था, लेकिन जिस हाइट पे इसको अरिस्टोटल ने पहुंचाया वो इससे पहले नहीं था। ओके हो गया। अच्छा, अरिस्टोटल का इसके इमिटेशन के बारे में ये पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन इसके जो टीचर प्लेटो हैं वो इसको डिफरेंट कंसिडर करते हैं। वो कहते हैं कि इमिटेशन या जो पोइट्री है वो 3 टाइम रिमूव्ड होती है फ्रॉम रियलिटी से। इसमें वो ये एग्ज़ाम्पल देता है कि अगर किसी के जहन में एक आइडिया आता है कि उसने एक टेबल बनाना है, टेबल बनाने का आइडिया उसके मुताबिक रियल वन है, वो ओरिजिनल है। फिर वो इस आइडिया के मुताबिक सोचते हुए ख्याल करते उसने एक टेबल को बना लिया। ये एक जो है ना 1 टाइम ये रिमूव्ड हो गया रियलिटी से, क्योंकि रियलिटी जो थी वो आइडिया था। फिर इस टेबल को किसी पेंटर ने पेंट कर दिया, किसी पिक्चर को इसकी पिक्चर बना दी, किसी वाल पे बना दी, किसी नोटबुक पे बना दी, व्हाटएवर कहीं पे भी बना दी, तो ये पिक्चर जो है ये 2 बार रिमूव्ड होगी रियलिटी से। ठीक है। फिर ये कहता है कि उस पिक्चर को किसी पोइट ने देखा, उसको बहुत अच्छी लगी, उसने इसके ऊपर पोइट्री लिखना शुरू कर दी। इस तरह पोइट्री थ्राइस रिमूव्ड होगी फ्रॉम रियलिटी। ओके, ये थ्योरी ऑफ इमिटेशन है थ्राइस रिमूव्ड होने की अरिस्टोटल के टीचर प्लेटो की। ठीक हो गया। ये बात समझ आ गई है। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे कि ओरिजिन के बारे में, पोइट्री शुरू कहाँ से होती है। अरिस्टोटल के मुताबिक पोइट्री की ओरिजिन की 2 वजह हो सकती हैं। पहली वजह ये द इंस्टिंक्ट फॉर इमिटेशन, यानी उसकी फितरत में है चीज़ों को इमिटेट करना। ओके। और दूसरा पॉइंट वो इसके अंदर बताता है वो ये है कि इंस्टिंक्ट फॉर हारमनी एंड रिदम, कि हारमनी और रिदम की उस इंसान के अंदर, उस पोइट के अंदर ख्वाहिश मौजूद होती है, इसलिए वो चीज़ों को इमिटेट करता है। फिर अरिस्टोटल हमें पोइट्स की टाइप बताता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पोइट्स अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, सीरियस पोइट, नंबर 2 फ्राइवलस पोइट। जो सीरियस पोइट होते हैं वो इमिटेट करते हैं नोबल पर्सन को, यानी वो लिखेंगे ट्रेजेडी, जबकि दूसरी टाइप की जो है वो फ्राइवलस पोइट वो इमिटेट करेंगे ट्राइवियल चीज़ों को, यानी छोटी चीज़ों को जिसकी कोई वक़्त ना हो, सटायर टाइप वो चीज़ें लिखेंगे और कॉमेडी लिखेंगे। ठीक हो गया। ये है 2 टाइप्स ऑफ पोइट्स। आगे चल के अरिस्टोटल 2 टाइप्स ऑफ पोइट्री को डिस्कस करता है, जिसमें एक एपिक है, दूसरी ट्रेजेडी है। डिफरेंस बताता है हमें। एपिक के बारे में कहता है कि लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है, जबकि ट्रेजेडी जो है वो ड्रामेटिक होती है। ओके। फिर सिंगल मीटर होता है एपिक का और हेक्सामीटर में लिखी जाती है, जबकि जो ट्रेजेडी है उसको डिफरेंट मीटर में और फ्री स्टाइल में भी लिखा जा सकता है। फिर इसकी लेंथ के बारे में बात करता है। एपिक कहता है कि ये लॉन्ग होनी चाहिए, जबकि ट्रेजेडी जो है उसकी लेंथ लिमिटेड होती है। ओके।
तो इसमें फिर नेक्स्ट टाइम की बात करता है, नो लिमिट होती है टाइम की, यानी टाइम की कोई लिमिट नहीं है एपिक में, जबकि ट्रेजेडी में टाइम भी लिमिटेड होता है, 24 आवर्स तक हो सकता है। फिर ये बताता है कि जो एपिक है वो इन्फीरियर है, जबकि पोइट्री जो है वो सुपीरियर है, ठीक है। और फिर मज़ीद हमें बताता है कि इसके अंदर प्लेस और सेटिंग जो है वो डिफरेंस होनी चाहिए, जबकि ट्रेजेडी में प्लेस ऑफ सेटिंग जो है या सेटिंग प्लेस जो है वो सेम होनी चाहिए, इनडिफरेंट होनी चाहिए। फिर इसके बाद हीरो जो है वो हमेशा मेल होना चाहिए एपिक में, जबकि ट्रेजेडी में हीरो मेल एंड फीमेल दोनों हो सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आगे चल के अरिस्टोटल हमें मेजर 6 एलिमेंट्स की बात करता है, उसके बारे में बताता है जो ट्रेजेडी के अंदर हैं, ठीक है। सबसे पहले वो बात करता है प्लॉट की, कि प्लॉट होना चाहिए एक ट्रेजेडी के अंदर, फिर करैक्टर होने चाहिए, फिर थॉट, डिक्शन, सॉन्ग और स्पेक्टेकल। आखिर में स्पेक्टेकल की बात करता है। ये 6 एलिमेंट किसी भी ट्रेजेडी के लिए मस्ट हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं अभी हम बात करते हैं। सबसे पहले अरिस्टोटल कहता है कि प्लॉट होना चाहिए। प्लॉट क्या होता है? प्लॉट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट्स एंड इवेंट्स ऑफ एन एक्शन, यानी जो भी अरेंजमेंट है, जो भी इसके अंदर वाक़यात हो रहे हैं उसको प्लॉट कहते हैं। और इसके बारे में कहता है इट इज़ द सोल ऑफ ट्रेजेडी, यानी ये ट्रेजेडी का सोल है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नंबर 2 पे कहता है करैक्टर्स होने चाहिए। करैक्टर इज़ दैट विच इनेबल अस टू डिफाइन द नेचर ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, यानी जो इसके अंदर किरदार हैं, जो लोग या ऑब्जेक्ट्स या जो भी इसके अंदर परफॉर्म कर रहे हैं उसको हम करैक्टर कहते हैं। ठीक हो गया। करैक्टर्स शुड बी गुड, एप्रोप्रिएट, लाइफ लाइक एंड कंसिस्टेंट। ये करैक्टर की डेफिनेशन करता है और उसके बारे में क्वालिटीज़ बताता है। देन ये थॉट की बात करता है तीसरे नंबर पे। इट इज़ द एबिलिटी टू से व्हाट इज़ पॉसिबल एंड एप्रोप्रिएट इन एनी गिवन सर्कमस्टेंसेस। तो ये होता है थॉट, यानी सोच क्या है उसके अंदर, क्या आप सर्कमस्टेंसेस में किस तरह की बात कर सकते हैं। और इसके बारे में कहता है इट इज़ द इंटेलेक्चुअल एलिमेंट इन द ट्रेजेडी, यानी ट्रेजेडी में ये इंटेलेक्चुअल पार्ट जो है उसको थॉट कहते हैं। ओके हो गया। इसके बाद नंबर 4 पे डिक्शन की बात करता है। इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द वर्सेस, यानी जो शायरी को आप इकट्ठा करते हैं, उसकी अरेंजमेंट करते हैं, उसको डिक्शन कहते हैं। इट इज़ द लैंग्वेज, याद रखिएगा ये लैंग्वेज है थ्रू विच करैक्टर एक्सप्रेस दमसेल्व्स, जिसके ज़रिए किरदार अपने आप की वजाहत करते हैं, अपने आप को शो करते हैं, ठीक है। उसको डिक्शन कहते हैं। मीन टू से कि ये लैंग्वेज होती है, अगर वन वर्ड आप इसका मीनिंग चाहते हैं तो। फिर इसके बाद सॉन्ग की बात करता है। सॉन्ग इज़ टू बी फाउंड इन द कोरिक पार्ट्स ऑफ द ट्रेजेडी, यानी सॉन्ग कोरिक पार्ट जो है उसके अंदर ये होना चाहिए। ये सॉन्ग अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल कभी कभी ये ज़रूरी होता था पुराने वक्तों में। इट इज़ वन ऑफ द सोर्स ऑफ प्लेयर ऑफ ट्रेजेडी। वजह क्या है? ये ट्रेजेडी के अंदर सोर्स ऑफ प्लेयर है, यानी आपको खुशी देता है। ट्रेजेडी के अंदर होते हुए भी जब सॉन्ग लगता है तो आपको एक तरह से एस्थेटिक प्लेयर मिलती है। ठीक हो गया। नंबर 6 स्पेक्टेकल। इट मीन्स द अपीयरेंस ऑफ द एक्शन ऑन द स्टेज, यानी स्टेज पे आप जो कुछ भी एक्शन परफॉर्म करने जा रहे हैं उसकी अपीयरेंस जो है उसको स्पेक्टेकल कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कस्ट्यूम्स, सीन या फिर सीनिक इफ़ेक्ट्स एंड सो ऑन, या पीछे जो भी डेकोरम आप करते हैं वो इसके अंदर आ सकता है। ठीक हो गया जी। आगे चल के अरिस्टोटल 4 पार्ट्स ऑफ ट्रेजेडी बयान करता है, जिसमें सबसे पहले प्रोलॉग आता है। और प्रोलॉग की बात की जाए तो प्रोलॉग इज़ द इंटायर पार्ट, ये वो मुकम्मल पार्ट होता है विच प्रोसीड्स द पैरोड ऑफ द कोरस, यानी जो कोरस के एंटर होने की वजाहत करते हैं। और द होल पार्ट ऑफ दैट द ट्रेजेडी द प्रीसीड द पैरोड ऑफ द एंट्री ऑफ द कोरस, यानी फर्स्ट एंट्री जब कोरस की होती है उस वक्त जो एंट्री है उसको क्या कहते हैं? प्रोलॉग कहते हैं। ओके। उसके बाद नंबर 2 एपिसोड। एपिसोड इज़ द होल दैट पार्ट ऑफ अ ट्रेजेडी दैट कम्स बिटवीन 2 कंप्लीट कोरक सॉन्ग। कोरक सॉन्ग जब 2 प्ले होंगे तो उसके दरमियान का जो मुकम्मल पार्ट होगा उसको एपिसोड कहेंगे। ठीक हो गया। और ये भी याद रखने की बात है, इट इज़ इक्वलेंट टू एन एक्ट इन आर ड्रामा, जैसे ड्रामा में एक एक्ट होता है उसके बिल्कुल बराबर होता है एक आपका एपिसोड। फिर उसके बाद एक्सोड होता है। एक्सोड इज़ द इंटायर पार्ट ऑफ द ट्रेजेडी आफ्टर द लास्ट सॉन्ग ऑफ द कोरस,
कोरस ने आखिरी सॉन्ग पर परफॉर्म कर दिया, प्ले कर दिया, गा दिया, उसके बाद का जो पार्ट है उसको एक्सोड कहा जाता है। ठीक हो गया जी, एक्सोड की समझ आ गई है ना। उसके बाद लास्ट है कोरक सॉन्ग। कोरस आके जो भी सॉन्ग प्ले करेंगे, जो भी गाना गाएंगे, ठीक हो गया, वो इब्तदा में हो, मिडल में हो, एंड पे हो, जहाँ पे भी वो सॉन्ग आके नरेट करेंगे, बताएंगे, उसको कोरक सॉन्ग कहा जाएगा। ठीक हो गया जी, ये 4 चीज़ें क्लियर हो गई। आगे चल के आखिर पे अरिस्टोटल ट्रैजिक एक्शन और ट्रैजिक हीरो की, आइडियल ट्रैजिक हीरो की बात करता है। आइडियल ट्रैजिक हीरो अरिस्टोटल के मुताबिक उसके अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, 5 क्वालिटीज़ उसके अंदर मस्ट होनी चाहिए। एक ये कि नोबल बाय बर्थ हो, ठीक है, अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करता हो, किंग हो, क्वीन हो या प्रिंस हो, यानी हाई फाई फैमिली से बिलोंग करने वाला एक आला स्टैचर का आदमी, अगर उसके साथ कोई ट्रेजिडी होती है तो उससे क्या होगा कि जो देखने वाले हैं, स्पेक्टेटर्स हैं, ऑडियंस हैं, उनके ज़हन में पिटी आएगी और फियर आएगा, इसलिए कि ये इंसिडेंट हमारे साथ भी खुदा न खास्ता हो सकता है, और यही अकॉर्डिंग टू द अरिस्टोटल एक ट्रेजिडी का पर्पज़ भी होता है। ठीक हो गया। नंबर 2 क्वालिटी जो है उसके अंदर गुडनेस होएगी। अगर गुडनेस नहीं है, अगर इसके ऊपर कोई कलैमिटी आती है, सफरिंग आती है, तो फिर तो ये कहा जाएगा चलें अच्छा हो गया, ये डिज़र्व करता था। एक अगर अच्छा आदमी होगा, उसके साथ ऐसी कोई ट्रेजिडी हो जाएगी, तो उसके लिए हमारे अंदर पिटी भी आएगी और फियर भी आएगा। देन ये कहता है उसकी हमार्शिया होना चाहिए, यानी उसकी अगर कोई डाउनफॉल होती है तो इट इज़ जस्ट फॉर बिकॉज ऑफ एरर ऑफ जजमेंट होनी चाहिए, उसके करैक्टर के अंदर फ्लॉ नहीं होना चाहिए। फिर आखिर पे डिस्कवरी होती है। डिस्कवरी वो होता है जब उसको, हीरो को रियलाइज़ हो जाता है कि उसने क्या गलत काम किया जिसकी वजह से उसके साथ ये सारा कुछ वाक़ई हुआ है। और आखिर पे ये कहता है कि उसके अंदर पिटी और फियर होना चाहिए। अगर जो ट्रैजिक हीरो है, अगर वो उसके साथ हैपनिंग होती है और वो पिटी और फियर को राउज़ नहीं करता, देन ये ट्रेजिडी जो है ये आइडियल ट्रेजिडी नहीं है। इसके अंदर जो क्वालिटीज़ थी ट्रेजिक हीरो की, वो आइडियल ट्रेजिक हीरो की क्वालिटीज़ नहीं होंगी। उम्मीद है कि अरिस्टोटल का मुकम्मल कंसेप्ट पोएटिक के अंदर बयान करदा आपको समझ आ चुका होगा। अगर कहीं पे कोई कमी रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।